हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सी हेडिंग्स में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 15। जनरली इंट्रोडक्शन है कि आर्टिकल 15 किस चीज़ से डील करता है। सेकेंड इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 6 तक तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। क्लॉज 1, 2 और 3 ओरिजिनली इस आर्टिकल में थे और 4, 5, 6 को वेरियस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951 और किस केस के बाद इसको जोड़ा गया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे, चंपाकन दोराई राजन वाला केस। और फिर हम लोग इसको भी देखेंगे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो ये फ्रेज यूज हुआ है इसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया गया वेरियस केसेस में। ये सबसे ज़्यादा आर्टिकल 15 में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा यही चीज़। फिर देखिए 15 क्लॉज 5 वॉज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट 2005 में और इसमें क्या है ये भी डील करेंगे। और लास्ट है 15 क्लॉज 6 रिसेंट 103rd अमेंडमेंट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए जो ऐड हुआ रिजर्वेशन की प्रावधान आया है वो भी हम लोग डील करेंगे एकदम लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So we will start with the introduction to Article 15. Article 15 talks about prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. तो जनरली अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आर्टिकल 14 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. इट टॉक्स अबाउट द जनरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के बारे में वो बात करता है जनरली कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब होता है. बट अगर हम लोग आगे के आर्टिकल्स देखें 15 to 18 तो दे आर द स्पेसिफिक इंस्टेंसेज ऑफ इक्वालिटी जो स्पेसिफिकली डील करते हैं कि इक्वालिटी में क्या क्या आता है. तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन जनरल व्हाइल आर्टिकल 15 इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी. इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन. हम लोग ने 14 में देखा था कि जो वर्ड पर्सन है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है और वो सिटीजन, नॉन सिटीजन सब पे अप्लाई कर रहा था. बट 15 इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स. सिटीजन्स के पास ही 15 का राइट अवेलेबल है. सेकेंडली केस डिस्कस करते हैं काठी रैनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र. इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि इफ एनी लॉ कॉन्ट्रीवीन्स आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में जो दिया हुआ ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई भी ऐसा लॉ बना देते हैं जो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट जा रहा है तो इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय हैविंग अ रिकोर्स ऑफ 14. हम लोग 14 में जाकर उसको वैलिड नहीं प्रूव कर सकते. अगर कोई चीज 15 के अगेंस्ट जा रहा है तो वो मान लिया जाएगा तो कि वो इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है. जनरल जो प्रिंसिपल 14 में दिया है उसके भी अगेंस्ट उसको माना जाएगा. अगर 15 में वो वायलेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 14 में जाकर उसको वैलिड करवा सकते हैं. So this is a general introduction about Article 15 of the Indian Constitution. It is a specific application of the right to equality given under 14. So let's discuss Article 15 Clause 1 का bare provision as it is given in the Constitution. Article 15 Clause 1 कहता है State shall not discriminate against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. तो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे अगेंस्ट एनी सिटीजन. तो सिटीजन्स यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर नॉन सिटीजन्स नहीं आएंगे. ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ का यहाँ इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे और डिस्क्रिमिनेट का क्या मतलब होता है. ये 5 ग्राउंड्स है जिसमें स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सिटीजन्स पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे. 5 कौन कौन से ग्राउंड है ये याद रखने वाली चीज है. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब देखते हैं या फिर जो वर्ड डिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है उसका क्या मतलब है. डिस्क्रिमिनेशन का अगर हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है कि भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ मतलब है कि मेकिंग डिस्टिंक्शन, पीपल या क्लासेस ऑफ पर्संस के बीच में हम लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर थिंग. दूसरा है अनफेवरेबल बायस अगर होता है तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा. मींस डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ पर्सन, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सम पर्सन. अगर हम लोग किसी का फेवर कर रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे की तरफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरे के अगेंस्ट. और लास्ट है क्लासिफिकेशन करना. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्टर. तो ये डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ मतलब हो जाएगा. दूसरी चीज यहाँ पर जो इंटरप्रेट करने वाली है ओनली ऑफ का क्या मतलब है. यहाँ पर जो ये लगा हुआ है इन 5 फैक्टर्स के पहले जो ओनली ऑफ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. स्टेट इन 5 ग्राउंड पर, सिर्फ इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है. अगर इन ये वाले ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनके अलावा और कोई भी ग्राउंड है जो यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है
तो 15 वायलेट नहीं होगा, 15 क्लॉज 1 वायलेट नहीं होगा। बट अगर सिर्फ यही ग्राउंड्स मेंशन है और यही ग्राउंड्स में स्टेट क्लासिफाई कर रहा है पर्सन्स को या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तब 15 का वायलेशन माना जाएगा। बट इनके साथ अगर कोई एडिशनल ग्राउंड जोड़ दिया जो यहां पांचों में मेंशन नहीं है, तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड होगा एंड इट विल नॉट अकाउंट फॉर अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर स्टेट ने एक लॉ बनाया और कहा कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज अवेलेबल टू अ पर्सन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, उन्होंने कहा कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही ये लॉ वैलिड है या अप्लाई करेगा, तो ये रिलीजन हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर आ रहा है 15 क्लॉज 1 में कि स्टेट नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, तो ये जो है इट विल वायलेट आर्टिकल 15 क्लॉज 1, इसी वजह से ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं स्टेट ने लॉ बनाया कि इट इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर रिलीजन एज वेल एज टू पर्टिकुलर सेक्स, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों पे भी अप्लाई कर रहा है और पर्टिकुलर रिलीजन। हम लोगों ने देखा कि दोनों फैक्टर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं ओनली इन्हीं लोगों के फैक्टर पे जो यहाँ लिखा हुआ है उस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी 15 का वायलेशन माना जाएगा और ये भी जो क्लासिफिकेशन इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा है यहाँ रिलीजन, तो हम लोग ने लिया 15 क्लॉज 1, बट रिलीजन के साथ साथ हम लोग ने माइनॉरिटी एक ग्राउंड लिया है कि जो माइनर है उन लोग पे अप्लाई नहीं करेगा, 18 साल से नीचे वालों पे अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि हम लोग ने एडिशनल ग्राउंड लिया है जो इन पांचों में मेंशन नहीं है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड ओनली ऑफ लिखा है कि इन्हीं पांचों में अगर करा है तभी इनवैलिड होगा। इनके साथ अगर हमने कोई एडिशनल ग्राउंड जोड़ दिया जो यहाँ नहीं लिखा है तो वो वैलिड ही रहेगा, वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। लास्टली एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई, एक पर्टिकुलर लॉ बनाया, उसमें कहा कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल टू पर्संस ऑफ ईस्ट यूपी, प्लेस का वायलेशन हो गया, सिर्फ ईस्ट यूपी ही एप्लीकेबल है इस लॉ में पर्संस जिनको क्लासिफाई किया गया, तो प्लेस का वायलेशन हो गया। इनकम लेस देन 5 लाख, जिनकी 5 लाख से कम इनकम है वो लोग लाभ उठा सकते हैं इस एक्ट के अंदर। इनकम का कोई ग्राउंड नहीं मेंशन है। लास्ट है एजुकेटेड ओनली टिल 10th, एजुकेट जो लोग सिर्फ 10th तक एजुकेटेड हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा, तो एजुकेशन वाला भी नहीं यूज हो रहा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ईस्ट यूपी तो यहाँ यूज है और प्लेस का वायलेशन है, बट बाकी दो जो चीजें हैं वो यहाँ मेंशन नहीं, इसी वजह से ये क्लासिफिकेशन भी वैलिड होगी। तो ओनली ऑफ का मतलब यही है कि ये अगर 5 चीज एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ या फिर अकेले और इन्हीं पे बस करा गया है क्लासिफिकेशन, तो वायलेशन हो जाएगा 15 क्लॉज 1 का। बट अगर इनके साथ कोई ऐसा ग्राउंड जोड़ दिया जो यहां मेंशन नहीं है तो वो वायलेशन नहीं, वैलिड माना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 15 क्लॉज 1। 15 क्लॉज 2 रीड करते हैं। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ with regard to access of shops, hotels or places of public entertainment or use of wells, tanks, etc. तो हम लोग ने 15 क्लॉज 1 देखा जिसमें ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें ऑन दीज 5 फॉलोइंग ग्राउंड्स। 15 क्लॉज 2 जो है वो ऑब्लिगेशन डाल रही है प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर। यहाँ पर है ड्यूटी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोगों के बीच में इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और ये सब जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं या पब्लिक प्लेसेस है उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कौन यूज कर सकता है कौन नहीं यूज कर सकता है। तो पिछले वाले में 15 क्लॉज 1 में जो था ऑब्लिगेशन स्टेट पे था, बट यहाँ पर इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए लोगों पर। ये 15 क्लॉज 2 बताता है। पर्पस इसका ये है टू इरेडिकेट इवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, और उनको पब्लिक प्लेसेस पे एंटर नहीं किया जाने दिया जाता था पिछले समय में। तो ये क्लॉज जो जोड़ा गया है ये इसी को मद्देनजर रखते हुए जोड़ा गया है कि कास्ट सिस्टम जो पहले प्रिविलेंट था इंडियन सोसाइटी में उसको इरेडिकेट करने के लिए, और ऐसे लोग जिनको अनटचेबल माना जाता था उनको पब्लिक प्लेसेस में एंटर नहीं किया जाना चाहते, तो इन्हीं सबको हटाने के लिए कहा गया है कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो पब्लिक प्लेसेस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट 15 क्लॉज 2 व्हिच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। यहाँ पर स्टेट के ऊपर डाल दिया है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर विमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। तो अगर हम लोग 15 क्लॉज 3 को रीड करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि 15 क्लॉज 1 में दिया है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, बट यहाँ पर 15 क्लॉज 3 में कह दिया कि जेंडर, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो अगर हम लोग रीड करें और समझे
तो 15 क्लॉज 3 ऑपरेट्स एज एन एक्सेप्शन टू 15(1). 15(1) में जो जनरल रूल दिया उसमें स्टेट को प्रोहिबिट करा गया है कि आप स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट सेक्स। बट यहाँ पर 15(3) में सिर्फ कह रही है कि वुमेन के लिए, मैन नहीं इंक्लूड करा, और कहा कि वुमेन के लिए ही पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो इस वजह से 15 क्लॉज 3 जो है एक्सेप्शन है जनरल रूल का, जो 15 क्लॉज 1 में हम लोग ने पढ़ा। दूसरी चीज है कि जो 15 क्लॉज 3 में प्रोविजन दिया है इनेबलिंग प्रोविजन। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि स्टेट चाहे तो लॉज बना सकता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एज वेल एज फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। तो स्टेट, ये इनेबलिंग प्रोविजन, इट इनेबल्स द स्टेट टू कम अप विद सर्टेन लॉज फॉर देयर प्रोटेक्शन। दूसरी चीज है, इनेबलिंग प्रोविजन का ये मतलब नहीं है कि स्टेट ड्यूटी बाउंड है या स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू मेक लॉज। वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड फाइल रिट कि इस प्रोविजन के अंदर वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बना रहा है स्टेट। स्टेट के ऊपर ड्यूटी नहीं है कि उसको बनाना ही है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट चाहे तो बना सकता है, चाहे तो ना बनाए। लास्ट चीज है, इट शुड बी रेड विद डीपीएसपी लाइक आर्टिकल्स 42 और 45। आर्टिकल्स 42 या 45 जो डीपीएसपी में दिए हैं, ये वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में स्पेशल प्रोविजंस बनाने को कहते हैं, डायरेक्शंस देते हैं स्टेट को कि इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट लॉज बना सकती है। 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है और 45 में एजुकेशन की बात की गई है। चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स के लिए प्रोविजंस एजुकेशन के लिए स्टेट ला सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 15 क्लॉज 3। और पर्पस 15 क्लॉज 3 का अगर हम लोग देखें कि क्यों सिर्फ वुमेन को चूज किया गया है, चिल्ड्रन को दिया गया, क्योंकि इनको हम लोग मानते हैं कि थोड़ा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हु नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल केयर। और वुमेन को अगर हम लोग देखें तो बहुत समय से सोशली और इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको माना गया है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। इसी वजह से उनको टू ब्रिंग देम एट पार विद मेन, इस वजह से यहाँ पर इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस का इंतजाम किया गया है 15 क्लॉज 3 में, एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ 15 क्लॉज 1। 15 क्लॉज 4 states that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially, educationally backward classes of citizens, SCs and STs। अब इस प्रोविजन, पिछले वाले में हम लोग पढ़ा कि स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं। 15 क्लॉज 4 में स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए, SCs के लिए, STs के लिए। अब हम लोग ने फिर से देखा कि 15 क्लॉज 1 में इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट या फिर सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पर स्टेट के ऊपर डाल दिया है कि हाँ स्टेट चाहे तो बना सकती है पर्टिकुलर क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन। तो जैसे कि पिछले वाले में देखा था, 15 क्लॉज 4 भी जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल दिया हुआ है 15(1) में जो हम लोग ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 15 क्लॉज 4 ऑल्सो ऑपरेट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। दूसरा, एज ऑब्जर्व्ड अर्लियर, ये भी एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब फिर से कि स्टेट चाहे तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है लॉज बनाकर, और चाहे तो ना बनाए। इसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी कोई कास्ट नहीं करी गई है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि स्टेट को बनाना ही बनाना है, और कोई पर्सन इस क्लास का या इस क्लास का जाके ये नहीं कह सकता कि स्टेट मेरे लिए स्पेशल प्रोविजंस नहीं बना रही है, स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, क्योंकि ये इनेबलिंग प्रोविजन है। स्टेट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, स्टेट चाहे तो लॉज बना सकती है। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया है 1951 में। पहले अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया था। अब ये क्यों जोड़ा गया था और इसको क्यों ऐड किया गया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, वो इस केस से समझ सकते हैं। एक केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन का केस। उसी केस में जो भी डिसीजन आया, जो भी फैक्ट्स इन्वॉल्व थे, आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी के अंदर इन लोगों ने लॉ बनाया था, और इसी केस के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने ये वाला क्लॉज जोड़ा था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। तो हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं कि इस केस में ऐसा क्या कहा था, क्या डिसीजन आया कि गवर्नमेंट ने 15 क्लॉज 4 का अलग से प्रोविजन जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वी विल सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, और 46 में भी देखते हैं कि क्या दिया हुआ। हम लोगों ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 देखा, और फिर मैंने बताया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इस केस के बाद ऐड किया गया है। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने 15 क्लॉज 4 ऐड किया। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन का केस हम लोग देख रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास जो है गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने निकाला। उस गवर्नमेंट ऑर्डर में कहा कि इट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज टू पर्टिकुलर रिलीजन एंड पर्टिकुलर कास्ट। इन लोगों ने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे इस कोई पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे लोग रिजर्वेशन दे रहे थे लोगों को।
तो इसको चैलेंज किया गया कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसमें रिलीजन और कास्ट पे ही दे रहे हैं रिजर्वेशन, इट इज गोइंग अगेंस्ट 15 क्लॉज 1। 15 क्लॉज 1 में ये दोनों फैक्टर्स मेंशन है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये इन लोगों ने वही कर दिया। जब इसको चैलेंज किया गया तो गवर्नमेंट ने कंटेंट करा, गवर्नमेंट ने अपने साइड से कंटेंट करा, अपना व्यू लेते हुए कहा कि हमने तो आर्टिकल 46 में जो डीपीएसपी दी है उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोविजन लाया है। आर्टिकल 46 में कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर लॉ लाया है जो डीपीएसपी दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा ये गवर्नमेंट ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि 15 क्लॉज 1 के अगेंस्ट जा रहा है, और ये जो डीपीएसपी यहाँ पर 46 दी है, ये डीपीएसपी का जो प्रोविजन है वो जस्टिसिएबल नहीं होता है। और जब भी किसी डीपीएसपी और 15 क्लॉज 1 का यहाँ वायलेशन, किसी भी डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ 15 क्लॉज 1 का जो जनरल रूल यहाँ वायलेट हो रहा तो उसको प्रेफरेंस देते हुए कहा कि जो आपने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है, हो सकता है कि आपने आर्टिकल 46 के प्रमोशन के लिए यहाँ पर लाया है, पर फिर भी इट इज गोइंग अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट, 15 क्लॉज 1 के अगेंस्ट जा रहा है। इसी वजह से इसको पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इसी के बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 डाला। 15 क्लॉज 4 में अब ये लोग किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जैसे कि एससीज, एसटीज या फिर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते थे। तो यही फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको उन्होंने ऐड कर दिया। अब वो लोग आराम से स्पेशल प्रोविजंस या फिर ऐसे टाइप के रिजर्वेशंस ला सकते थे। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू 15 क्लॉज 1। तो 15 क्लॉज 4 अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। 15 क्लॉज 4 में एक फ्रेज यूज है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। इस फ्रेज का क्या मतलब है और कोर्ट ने इसको अलग अलग केसेस में कैसे इंटरप्रेट करा। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे, कौन से लोग आएंगे इसमें, ये हम लोग अब देखते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 15 का, इसका इंटरप्रिटेशन, जिसमें 4 केसेस हम लोग देखेंगे। पहला केस एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास और कास्ट क्या होता है, क्या ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। क्लास को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ क्या कास्ट एक सोल क्राइटेरिया है या और क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर कास्ट नहीं भी रख सकते, ऐसा भी हो सकता है कि बिना कास्ट के ही हम क्लास डिटरमाइन कर लें। तो ये सब देख रहे हैं हम लोग। पहला है एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें स्टेट ऑफ मैसूर ने अंडर 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज अभी हम लोग ने 4 पढ़ा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो एससी, एसटी, वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट ला सकती है। स्टेट ऑफ मैसूर ने 15 क्लॉज 4 में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में रिजर्वेशन दिया। और किन किन लोगों को दिया? एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास। इन्होंने यहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस यूज करा उसको बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट्स में। एक तो बैकवर्ड क्लासेस वालों लोग को दिया और मोर बैकवर्ड क्लासेस वालों को भी रिजर्वेशन दिया 15 क्लॉज 4 में। दूसरा फैक्ट इसमें जो इन्वॉल्व है, टोटल रिजर्वेशन जो इन सबको दिया, इट अकाउंटेड फॉर 68%। टोटल जो इन लोग को देकर रिजर्वेशन था वो 68% था, बाकी जो बचा वो जनरल कैटेगरी के लोगों को बचा। लास्ट है बैकवर्ड क्लास वाज डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यहाँ जो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड हम लोगों ने डिटरमाइन किया स्टेट ऑफ मैसूर ने, इट वाज डिटरमाइंड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे ही उन लोगों ने डिटरमाइन करा कौन सी प्रजाति बैकवर्ड क्लास में आ रही है, कौन सी मोर बैकवर्ड में आ रही है। तो कोर्ट ने अलग अलग चीज पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन दी। इसमें कहा कि रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, बैकवर्ड और जो मोर बैकवर्ड का इन लोगों ने जो बाइफरकेशन कर दिया, इट वाज कंसिडर्ड बैड इन लॉ। इन लोगों ने माना कि ये जो एक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, उसको 2 पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड। सिर्फ एक ही यहाँ बैकवर्ड क्लास में आप लोग दे सकते, उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑब्जर्व किया कि जो 68% का टोटल दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ 50% ही टोटल रिजर्वेशन देना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो 68% आपने दे दिया, 50% से ज्यादा दे दिया, ये गलत है, तो इस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। लास्ट है यहाँ जो बैकवर्ड क्लास हम लोग डिटरमाइन करा था सोनली ऑन द बेस ऑफ कास्ट, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही हम लोग ने यहाँ डिटरमाइन कर दिया था बैकवर्ड क्लास। ये भी गवर्नमेंट ने स्ट्रक डाउन कर दिया अंडर 15 क्लॉज 4 और कहा कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, अलोन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वी कैन नॉट डिटरमाइन कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स कौन होंगे। अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, मतलब बाकी और फैक्टर्स भी इंक्लूड होना चाहिए। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। तो
it was observed that caste cannot be a sole factor for determining socially educationally backward class. कोर्ट ने यह भी कहा कि 15 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शन है 15 क्लॉज 1 का। तो 15 क्लॉज 4 को इतना एक्सपैंडेड मीनिंग हम लोग नहीं दे सकते हैं कि 15 क्लॉज 1 के अगेंस्ट चला जाए या 15 क्लॉज 1 का ही वायलेशन हो जाए, मेन प्रोविजन रह ही ना जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाए। तो एक्सेप्शन को इतना एक्सपैंडेड मीनिंग नहीं दिया जा सकता है। तो मेन जो इसमें ऑब्जर्वेशन यही आया कि कास्ट कैन नॉट बी द सोल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दूसरा केस जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में क्या आएगा, कास्ट आएगी कि नहीं आएगी, यही हम लोग देख रहे हैं। दूसरा केस है चित्रलेखा वर्सेस मैसूर। अभी तक हम लोग ने एमआर बालाजी वाला केस देखा, उसमें कहा गया कि कास्ट सिर्फ सोल क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अलोन हम लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते, देयर शुड बी सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। चित्रलेखा के केस में क्या हुआ कि चित्रलेखा के केस में बैकवर्ड क्लास या फिर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिटरमिन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया इन्वॉल्व है, पहला इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा प्रोफेशन। इन दोनों क्राइटेरिया पे इन लोगों ने कहा कि कौन सी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स होंगे, और यहाँ पर जो कास्ट है वो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, यहाँ कास्ट कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो यहाँ पर पिटिशनर ने कंटेंट करा कि एमआर बालाजी के केस में तो कहा गया है कि कास्ट एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ इन दोनों में क्यों करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि कास्ट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट इट इज नॉट मैंडेटरी एंड कास्ट कैन बी ओमिटेड ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम बिना कास्ट को एज अ फैक्टर बनाए ही डिटरमिन कर सकते हैं कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में कौन आएगा, अगर हम लोग बिना कास्ट लिए ही तो बाकी के फैक्टर्स लिए ही डिटरमिन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर स्टेट ऐसा कर रहा है तो सही है, और अगर जरूरी नहीं है कि कास्ट एक मैंडेटरी क्राइटेरिया हो, कास्ट को ओमिट भी किया जा सकता है। तो पहले वाले केस में कहा कि कास्ट सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और इस केस में चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कहा गया कि कास्ट कैन बी ओमिटेड ऑल्सो, इट इज नॉट मैंडेटरी क्राइटेरिया टू डिटरमिन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नाउ वी विल सी पोस्ट चंद्रलेखा केस का क्या सिनेरियो था। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर चंद्रलेखा केस के बाद रियलाइज करा कि दैट देयर आर वेरियस कास्ट इन कंट्री विच आर बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली। सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज करा कि कुछ ऐसी कास्ट है कंट्री में जो ऑल टुगेदर होली बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पी राजेंद्रन वर्सेस मद्रास के केस में कहा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था एमआर बालाजी में कि कास्ट कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्लास, बट अगर पूरी कास्ट एज अ होल अगर हम लोग देखें कि वो पूरी कास्ट ही सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तब होल कास्ट को हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आ रही है। कास्ट कैन बी सोल फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इफ इट एज अ होल इज बैकवर्ड। अगर पूरी क्लास ही पिछड़ी हुई है, पूरी क्लास ही बैकवर्ड है, तब हम लोग कास्ट को भी सोल क्राइटेरिया मान सकते हैं फॉर डिटरमिनिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। नेक्स्ट केस है यूएसबी बालाराम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि इफ आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा इट इज फाउंड दैट द एंटायर कास्ट इज बैकवर्ड, देन उसको ले सकते हैं, देन क्लास विल बी इक्वल टू कास्ट। इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। अगर पूरी की पूरी कास्ट ही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आ रही है, तब मान सकते हैं कि कास्ट कैन बी द सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग दिस। नाउ टू सम अप की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कैसे डिटरमिन करेंगे, जो कि 15 क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। ये 4 केसेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए और इसके एक एक पॉइंटर्स देख लेते हैं कि इसमें सब में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था। एमआर बालाजी में कहा गया कि कास्ट कैन नॉट बी सोल फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग दिस। सिर्फ एक कास्ट के बेसिस पे ही डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, देयर शुड बी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। दूसरा, चित्रलेखा के केस पे कहा गया कास्ट कैन बी ओमिटेड ऑल्सो। बाकी फैक्टर्स को लेकर कास्ट को अगर नहीं भी लिया है गवर्नमेंट ने और बिना कास्ट लिए ही डिटरमिन कर सकती है गवर्नमेंट, तो ऐसा किया जा सकता है। पोस्ट चित्रलेखा के केस क्या हुआ था, पी राजेंद्रन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट कैन बी सोल फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग दिस इफ द एंटायर और होल कास्ट इज बैकवर्ड। अगर पूरी की पूरी कास्ट ही पिछड़ी हुई है तो सोल फैक्टर वो बन सकती है फॉर डिटरमिनिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और लास्ट है यूएसबी बालाराम के केस में ये कहा गया कि इफ आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, अगर डेटा कलेक्ट करके हम लोग ये डिटरमिन कर पा रहे हैं कि एक पूरी की पूरी कास्ट ही बैकवर्ड है, तो उसको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में ला सकते हैं एज अ सोल फैक्टर। फिर इन सब केसेस के बाद अब 102nd अमेंडमेंट आया 2018 में, और 102nd अमेंडमेंट से
सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 342A में। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 provides that the state can make special provision for advancement of socially educationally backward class SCs and STs in relation to their admissions in educational institutions। मतलब स्टेट लॉज बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है कि इन क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का एडमिशन हो जाए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इनको मना नहीं कर सकते हैं, इनके रिजर्वेशन इनको दिया गया है। एंड अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं आएंगे। तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन स्टेट लॉ बना के डाल सकता है रिलेटिंग टू द एडमिशन ऑफ दीज क्लासेस ऑफ सिटीजन्स अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। ये 30 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ये जो क्लॉज है इट वाज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट, 2005 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ये भी इनेबलिंग प्रोविजन ही है। और इसको क्यों ऐड करा गया था, इसके भी पीछे 2-3 केसेस इन्वॉल्व थे। उन केसेस के डिसीजंस जो आए उनको ऑफसेट करने के लिए ये 15 क्लॉज 5 गवर्नमेंट लाई थी। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे, कोर्ट ने इस केस में रूल कर दिया था। दूसरा फिर केस है टीएमए पाई फाउंडेशन और पीए इनामदार का केस। इसमें कहा कि कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो इन दोनों केसेस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ऑब्जर्व किया, उन दोनों को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट लाई क्लॉज 5 जोड़ दिया। इसमें क्लॉज 5 से गवर्नमेंट ने ये दोनों केसेस में जो भी हेल्ड किया तो उसको ऑफसेट कर दिया और कहा दिया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन क्लासेस ऑफ पर्संस को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगा, एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर जो प्राइवेट वाला कह दिया था ये भी हटाकर कह दिया कि नहीं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी अब रिजर्वेशन मिलेगा। 15 क्लॉज 5 में हम लोग देखा कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस और कम अप विद सर्टेन लॉज कि इट कैन प्रोवाइड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू SCs, STs एंड सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो उसी को फर्दर करते हुए 15 क्लॉज 5 में गवर्नमेंट एक लॉ लाई। इस लॉ का नाम था द सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। इस एक्ट में कहा गया कि 27% ऑफ रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को। ये वाला लॉ और जो हम लोग ने अमेंडमेंट डिस्कस करा जिससे 15 क्लॉज 5 ऐड हुआ है 93rd अमेंडमेंट, ये दोनों को अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि ये दोनों जो अमेंडमेंट ऐड हुआ है जिससे ये ऐड हुआ और ये जो लॉ आया है 2006 का, दोनों वैलिड है क्योंकि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है किसी वजह से, तो ये भी वैलिड है। और जो लॉ है उसमें 27 रिजर्वेशन दिया गया, 27% दिया गया, जो 50% जो सेट करी थी लिमिट उससे कम है, इसी वजह से ये भी वैलिड है। तो लास्ट में इसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को कोई भी रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलेगा। 27% वाला जो यहाँ पर दिया गया है इस लॉ में, वो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स वो होते हैं जो ओबीसी में ऐसे लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, वीक नहीं है, तो उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो उन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को ये 25-7% का जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट 15 क्लॉज 5। लास्ट क्लॉज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6। दिस क्लॉज इज एडेड रिसेंटली बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2018। इस क्लॉज से इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ पर्संस फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। पिछले वाले में जो दिया गया था ये बेनिफिट ये दिया गया था SC, ST, OBCs को। अब इस वाले में सेम बेनिफिट दिया गया है बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो लोग आ रहे हैं उनको दिया गया है। अब ये जो EWS है इसमें जो पिछले वाले लोग थे वो नहीं आएंगे, इस मतलब इसमें जनरल कैटेगरी ऑफ पर्संस आएंगे। SCs, ST और OBC को इसमें एक्सक्लूड किया गया है और इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसी एक क्लॉज के बाद एक्सप्लेनेशन जुड़ा है कि इकोनॉमिक वीकनेस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वो फैमिली इनकम से डिटरमाइन करी जाएगी या अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको डिटरमिन करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट 15 क्लॉज 6। दिस वाज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। So I will see you in next class with another article related to constitutional law. Thank you so much.